मुख्तार अंसारी एप्लीकेशन देते हैं जज साहब को और ये कहते हैं कि मुझे खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। क्या कदम उठाए पुलिस ने इस शिकायत के बाद? वो तो वैसे भी छूटना नहीं था, तो उसका मुन्ना बजरंगी किए जाने की जरूरत भी नहीं थी। नहीं, मेरा कहना है कि इससे कुछ गेन किसी को नहीं हो। मैसेजिंग जाती है ना, एक कोई बॉलीवुड थ्रिलर तो हो नहीं रहा। सर लगता तो ऐसा ही है जब अतीक अहमद की कनपट्टी पे सटा के गोली मार दी जाती है और पुलिस की तरफ से एक भी फायर नहीं आता है। नहीं, विकास दुबे नाम का अपराधी, आपके 6-7 साथी रक्त रंजित पड़े हैं, 6-7 साथी बुरी तरह घायल हैं। तो यूपी पुलिस इतने गुस्से में भरी हुई थी कि उन्हें इस बात का इंतजार नहीं था कि न्यायपालिका के रास्ते न्याय हो, और इसीलिए ये सब। तो पुलिस के लिए तो कैच 22 है। मौनी अमावस्या का स्नान होता है, भगदड़ होती है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ बेहतर व्यवस्था कर सकती थी? तो होता है सब स्नान के बाद से लोग अपने वस्त्र वहाँ छोड़ देते, कपड़ा चेंज कर। लेकिन उन चीज़ों को मुख्य भगदड़ से जोड़ना, मुझे लगता है कि इसके बारे में स्थानीय प्रशासन को जरूर थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। नहीं सर, आई डिसएग्री विद दिस। 4 जगह भगदड़ के चश्मदीद मिले। कहानी ठीक ठीक क्या है? वो जो किसी के साथ घटी या वो जो बयानों में दर्ज हुई? गवाहों ने जिसकी तस्दीक की या सरपंच के या जजेस की कुर्सियों पर बैठे लोगों ने जिस मुनादी को, जिस टेरे को माना? कहानी ठीक ठीक क्या है? यदि आप हिंदुस्तान के हैं हमारी तरह और भारतीय कहानी परंपरा में गहरे से आवृत हैं, तो आपको मैं एक किताब पढ़ने का सुझाव देता हूं। रॉबर्टो कलासो की यह किताब है जिसका शीर्षक है का, बिना किसी मात्रा के। माना जाता है कि ये शुरुआती ध्वनियों में से एक है। जब ब्रह्मा मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर, मृत्यु जिसे उन्होंने ही जन्मा था और मृत्यु जिसकी मृत्यु का रहस्य वो जानना चाहते थे, संवाद कर रहे थे, और जब उन्हें भय हुआ और उस भय के बाद जब उनके भीतर से ऊर्जा का, रोशनी का सोता फूटा, तब उन्होंने अक्षर कहे, छंद कहे, और यहीं से कहन की शुरुआत होती है। कहानी ठीक ठीक क्या है? क्या ये योग वशिष्ठ की उस व्याख्या की तरह है कि ये दुनिया एक कहानी के कहे जाने के असर भर है? इसकी तलाश में हम अक्सर किताबों की तरफ भटकते हैं। किताब वाला के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और इस एपिसोड में जिस किताब को हम फीचर कर रहे हैं उसका शीर्षक है द एनफोर्सर एंड IPS ऑफिसर्स वॉर ऑन क्राइम इन इंडियाज बैडलैंड्स। अनिरुद्ध मित्रा ने इसे लिखा है और ये कथ्य आधारित है उत्तर प्रदेश काडर के IPS अफसर रहे, DGP रहे कार्यवाहक प्रशांत कुमार के ऊपर। किताब वाला में आज हमारे साथ हैं प्रशांत कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो आप जिस पोस्ट पर रहे, जिस पुलिस फोर्स में रहे, तमाम दावों के बावजूद उसकी बड़ी कड़क इमेज रहती है। दूसरा, कई लोग हैं जो आपको व्यक्तिगत तौर पे जानने का दावा करते हैं। ये बड़ा दावा होता है किसी को जानना। वो ये कहते हैं कि नहीं, प्रशांत कुमार जी भले आदमी हैं। अब इन दोनों के बीच में मैंने ये किताब पढ़नी शुरू की। इस किताब की बुनावट तो बड़ी दिलकश है, लेकिन मुझे ऐसा लगा प्रशांत कुमार जी इसको पढ़ते हुए कि बहुत सारी बातें अभी भी ऐसी हैं जो आपने बताई नहीं कथा लेखक को। जो सूचनाएं पब्लिक डोमेन में है वही तो बताई जा सकती हैं, विशेषकर एक ऐसे व्यक्ति को जिसने बिना मेरे कहे कुछ तथ्य एकत्रित किए, फिर हमारे पास आए, और चूँकि उनका संग्रह बहुत अच्छा था तो हमने कहा कि ठीक है, आप इसमें जो भी ऑफिशियल पब्लिक डोमेन में जो सूचनाएं हैं आप उसके आधार पे लिखिए, और उसमें कोई क्वेरी है तो हमारे साथ करें। मेरी भी कुछ क्वेरीज हैं इस किताब को पढ़ते हुए। तकलीफ तो होती होगी, इतने डेकोरेटेड ऑफिसर लेकिन नाम के आगे कार्यवाहक DGP ही लिखा रहा। ऐसा झगड़ा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का कि कार्यवाहक की गुत्थी नहीं सुलझ पा रही यूपी में।
इसके दो पहलू हैं। एक तो जो राजनीतिक पहलू है उस पर तो मैं नहीं बोलना चाहता कुछ, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ ये प्रथा चल रही है, और जैसा कि ये बाहर लोगों को लगता है, लेकिन सही में जो व्यक्ति उस पद को सुशोभित करता है या ग्रहण करता है, उसके पास सभी वो पावर होते हैं जिसके बारे में इतने डिबेट चल रही हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा जो हमारी फोर्स है उसके मोराल पे या उसके जो मारक क्षमता या ऑपरेशनल एक्टिविटी पे उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। क्योंकि जो बॉस एक हायरार्किकल सिस्टम में होता है वही बॉस होता है, विशेषकर यूनिफॉर्म सर्विसेज में। जी, ये भी बहुत चर्चा थी कि शायद प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिले, आप तक भी ये चर्चा पहुंची? हाँ, नहीं, ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन मुझे कोई इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा, लेकिन मुझे कहा इसका कोई प्राविधान नहीं है, तो इसलिए उस बातों में कोई मुझे लगता है कोई दम नहीं था। चलिए, अब वो बात पूछ लेता हूं जिसमें दम है या नहीं आप ही पुष्टि कर सकते हैं। हम पत्रकारों को सिखाया भी यही जाता है कि जिसके बारे में खबर हो उसी से पूछ लीजिए। क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के आप अभ्यर्थी हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी अप्लाई नहीं किया आपने? नहीं, अभी नहीं। उत्तर प्रदेश के पार कॉरिडोर्स में ये चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ के खास विश्वस्त अफसर रहे, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी रहे प्रशांत कुमार के समायोजन के लिए, वैसा ही समायोजन जैसा चीफ सेक्रेटरी रहे अवनीश अवस्थी का हुआ, जैसा मनोज सिंह का हुआ चीफ सेक्रेटरी रहते हुए, उस समायोजन के लिए सेवा शर्तों में तब्दीली की गई है ताकि आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकें। इस तरह की बातें पहले भी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों के बारे में ये सब चीज़ें प्रीमैच्योर हैं कहना। अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। वैसे एक चीज़ और, मैं चूंकि अब आप पूछ रहे तो बता दूं। जी प्लीज। आपने ये पिछली बार जब इंटरव्यू लिया तो कहा था कि कोई किताब भी लिखेंगे, तो मैंने कहा था कि ये प्रीमैच्योर है। हाँ, और किताब आ गई। हाँ, तो इसलिए इसके बारे में जो भविष्य के गर्त में चीज़ें हैं उसके बारे में अभी से तो कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन आज के डेट में ऐसी कोई बात। Are you going to apply for this post? मैं तो बाहर हूँ, पिछले 10-12 दिन से बाहर हूँ। मैं तो अभी लखनऊ में हूँ नहीं। अगर मैं जाऊँगा और वैसे अगर मैं उसके लिए उपयुक्त होऊंगा तो हम देखेंगे। 2 दिसंबर की तारीख है, 10 दिसंबर आखिरी तारीख है, और हमने आपका सीवी देखा है। आप अर्हताएं जो होती हैं उन पे टिक करते हैं सारे। नहीं, ये तो एक पत्रकार के नाते और एक शुभेच्छु होने के नाते आप इन चीज़ों को कह रहे हैं। जब चीज़ें समय होंगी तब इस चीज़ों को देखा जाएगा। देवियों सज्जनों, ताकि आपको ये इस प्रसंग का संदर्भ समझ में आए, मैं कुछ बता देता हूं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 22 सितंबर को इस पद से, अध्यक्षता से इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का ये पद। 26 सितंबर को इसके लिए विज्ञापन जारी हुए। 21 अक्टूबर आवेदन की आखिरी तारीख थी। कुल 67 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन फिर शासन यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पात्रता की शर्तों में तब्दीली की गई। नए सिरे से विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा था। पहले की जो विज्ञप्ति थी उसमें प्रमुख सचिव स्तर के प्रशासनिक अधिकारी ही आवेदन कर सकते थे। अब कोई भी अधिकारी जो उस ग्रेड, उस लेवल का है वो कर सकता है। पूर्व कुलपति, वर्तमान कुलपति आदि इत्यादि, और उसमें भी और भी कई तब्दीलियां की गई। और इसके बाद से लखनऊ में ये हल्ला है कि प्रशांत कुमार जी के लिए ये एक व्यवस्था कर दी गई है। अब जो हमने सुना, हमने पूछ लिया, आप ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। अब आते हैं किताब के कथ्यों पर। किताब में सबसे पहले तो अनिरुद्ध जी बताते हैं कि इसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ, और उसके बाद वो हमारी बाह पकड़ के हमें ले चलते हैं उस नगर की तरफ जहां मेरा बचपन बीता, कानपुर। बिकरू कांड। विकास दुबे नाम का अपराधी जो गाड़ी पलटने के बाद फुर्ती से भागा, एसटीएफ के मुस्तैद जवानों की सर्विस रिवॉल्वर पिस्टल
छीनने में सफल भी रहा, तो वो उल्टा पलटा भी, उसने पिस्तौल भी छीन ली और उसने दौड़ भी लगा ली। तो क्या हुआ, जो उसके एक पांव में स्टील की रॉड थी और उसने कई फायर भी झोंक दी और फिर पुलिस को आत्मरक्षार्थ फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी थोड़े बहुत घायल हुए। ये वो कहानी है जो हमें बारंबार सुनाई गई है। लेकिन उस समय की तमाम रपटों में अरविंद ओझा जैसे क्राइम रिपोर्टर्स ने कई ने ये रिपोर्ट किया कि जो मुख्यदर्शी थे उन्होंने फायरिंग की आवाज तो सुनी, गाड़ी वाड़ी पलटने की कुछ आवाज नहीं सुनी। किताब में भी आपने तमाम कंट्रोवर्सीज का जिक्र किया, ये भी जिक्र किया कि देखिए प्रशासन ने कैसी कार्रवाई की। आप उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे और योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया, पर हम लोग ज्यादा मुकम्मल स्टेटमेंट का प्रशांत कुमार जी इंतजार ही करते रह गए। जिन अनंत देव को हटाया गया था, बाद में क्या हुआ नहीं पता चला। जिन संतोष शुक्ला का थाने में, शिवली थाने में मर्डर हुआ था, इतनी भाजपा सरकारें रही, सपा और बसपा की सरकारें रही, क्यों लिटिगेशन नहीं हुआ, क्यों गवाहों को पलटने दिया गया? इस पे कभी जांच सामने आई? इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस चौहान के द्वारा काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट दी गई। एक जुडिशियल कमीशन सेटअप हुआ था जिसमें दो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश महोदय भी थे और अन्य अधिकारी भी थे। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने के बारे में बताए हैं कि जो व्यवस्थाओं में कमियां थी, कि क्या क्या कमियां थी जो कि पूर्ति की जाए। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत लॉन्ग टर्म थी, जैसे कैसे आपराधिक इतिहास होते हुए लोगों ने लाइसेंस ले लिए, कैसे इतना बड़ा साम्राज्य बन गया, तो व्यवस्थाओं में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, इन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। उसमें ही जो सुधार थे, कुछ तो इमीडिएट सुधार थे जो कि तात्कालिक रूप से किए जाने थे, वो तो तात्कालिक कर दिए गए, लेकिन ये धीरे धीरे सभी चीज़ें सुधार हो रहे हैं जिससे कि आगे कोई ऐसी स्थिति न हो। और ये बड़ा गंभीर प्रश्न आपने भी उठाया कि कैसे इतने हाई प्रोफाइल केस में, जिसमें कि एक मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति का मर्डर थाने में हो जाए और उसके बाद से भी वो मर्डर करने वाले व्यक्ति छूट जाए, तो ये तो पूरे व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसमें तो पूरे सिस्टम की बात है। और आप ने इस बुक में भी पढ़ा होगा और मैं वैसे भी बता रहा हूँ कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पिछले 1.5-2 सालों से लगभग 1.5 लाख लोगों को कन्विक्शन कराया गया। ऐसे इम्पोर्टेंट केसेस चुने गए जिसमें कि बड़े से लेके जितने भी हीनियस केसेस हैं उनके गवाहों को सुरक्षा की गई, उसकी केस डायरियाँ प्रॉपर उस प्रोसिक्यूशन ब्रांच में, क्योंकि केवल किसी को भी कन्विक्शन दिलाने में गवाहों को सही तरीके से जस्टिस के सामने प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे विंग्स होते हैं। पुलिस ही नहीं है, एक प्रोसिक्यूशन विंग भी है। तो उन चीज़ों को कैसे करें, कैसे अप्रिशिएट करें। अगर जज के पास आप चीज़ें सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वो तो लोग छूट ही जाएंगे। तो व्यवस्था वही है, पुलिस वाले भी वही हैं, प्रोसिक्यूटर भी वही हैं। अब धड़ाधड़ कैसे कन्विक्शन हो रहे हैं। एक माफिया जो जिसके बारे में आप भी चर्चा करेंगे, वो 1.5 साल में ही 8 बार कन्विक्शन हुआ, जिसमें 2 बार उसको लाइफ कन्विक्शन हो गया। जो 30-30 साल से साम्राज्य चला रहे थे। एक और व्यक्ति जिसके मर्डर हो गया, उसको भी लाइफ कन्विक्शन हो गया। तो कोई तो बात होगी। या फिर जिससे 12 ऑनरेबल जजेस ने रिक्यूज़ किया जिसके बेल को सुनने के लिए। तो एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा सिस्टम भी बनाने की कमियां थी पहले से, जिसको ऑफ लेट या अभी हाल फिलहाल में कुछ वर्षों में इसको स्ट्रेंथन किया गया। गवाहों को सुरक्षा भी दी गई, ऐसे साइंटिफिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए जिससे कि जज को, ऑनरेबल जज को इसमें सहायता मिली कि हाँ, एक कन्विक्शन दिया जाए।
वरना तो आप जान ही रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे केसेस छूट जाते हैं, सीबीआई के केसेस छूट जाते हैं। आपने प्रशांत कुमार जी जस्टिस चौहान की रिपोर्ट का जिक्र किया, 130-32 पन्नों की रिपोर्ट, साथ में 600 से ज्यादा पन्नों का इनक्लोजर उसमें। उस पूरे कमीशन की जांच में विकास दुबे के परिवार के जितने बचे लोग, एक भी व्यक्ति का बयान नहीं, एक भी ऐसे मीडिया कर्मी का बयान नहीं जो इस घटना की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, और जहां पे कथित तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दावा है कि गाड़ी पलटी, आसपास के किसी भी रहवासी का बयान नहीं। आपको नहीं लगता है कि किसी भी मामले के शोध की दृष्टि से ये मिसिंग लिंक्स हैं, या सत्य ये है जो मानवीय स्तर पे दिखता है कि मुमकिन भी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतने गुस्से में भरी हुई थी जब अपने साथी ब्रदर सोल्जर्स की निर्ममता से हत्या कर दी जाए, डिप्टी एसपी लेवल के देवेंद्र और उसके साथ के सिपाही, जब आपको पता हो कि आपका एक एसएचओ मौके से भाग गया कायरता दिखा के, आपके 6-7 साथी रक्त रंजित पड़े हैं, 6-7 साथी बुरी तरह घायल हैं, तो यूपी पुलिस इतने गुस्से में भरी हुई थी कि उन्हें इस बात का इंतजार नहीं था कि न्यायपालिका के रास्ते न्याय हो, और इसीलिए ये सब। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और ये डिमोरलाइजिंग भी था, और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा फोर्स के लिए भी बहुत बड़ा सदमा था कि इतने अधिक संख्या में हमारे जवान शहीद हुए, हमारे अधिकारी शहीद हुए, लेकिन एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होने के नाते ये न तो कानूनी रूप से वैध है, न तो ह्यूमैनिटेरियन रूप से वैध है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम बदले की भावना से कार्य करें। ऐसी बात नहीं थी, जैसा कि बाद में तथ्यों को या अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें बहुत फेजेस में चीज़ें हुई और बहुत डिटेल इसकी इंक्वायरी हुई, इसके बजाते इश्तहार दिए गए, लोगों से पूछा गया। विकास दुबे की माँ ने कहा कि भाई कोई मतलब नहीं, पुलिस जो चाहे, वो ये सब चीज़ें भी आई, मीडिया में आई। अब ये तो सबको बताया गया, इश्तहार दे के सभी चीज़ें करके की गई। अब कोई इसमें नहीं आया, इसका दोषारोपण भी आप पुलिस पे तो नहीं कर सकते। एक बात ये भी कही गई प्रशांत कुमार जी कि विकास दुबे न्यू टू मच, और डीआईजी लेवल तक के अधिकारी या वो अधिकारी जिनकी कानपुर में लंबे समय तक पोस्टिंग रही और उनके बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहे, उन सबको भी खतरा था और इस वजह से उसको एलिमिनेट कर दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस किताब में जिक्र हुआ कि पूरे के पूरे थाने को, 60 से ज़्यादा लोगों को हटा दिया गया। सीनियर लेवल पे किस तरह की कार्रवाइयाँ हुई? आप लोगों की जांच में क्या सामने आया? अनंत देव का मैंने जिक्र किया, अनंत देव के बारे में आपको क्या पता चला? किस तरह की लापरवाही अनंत देव ने बरती थी एसएसपी कानपुर रहते हुए, जो आपको उन्हें फौरी तौर पे एक शंटिंग पोस्टिंग देनी पड़ी? नहीं, ये जिस समय ये घटना हुई थी तो अनंत देव तो वहाँ थे नहीं, मोहित अग्रवाल थे। नहीं, मोहित अग्रवाल रेंज डीआईजी थे और वहाँ का एसएसपी कोई और था, वो पहले ही हट चुके थे। हाँ बिल्कुल, वो लिखा है किताब। हाँ जी। तो जिस तरह की चीज़ें प्रारंभिक रूप से आई, चूंकि एक बहुत बड़ा सेटबैक था, तो उनको हटाया भी गया, उनका निलंबन भी हुआ। क्यों हुआ? क्या आपके पास एविडेंस थे? नहीं, इस तरह की चीज़ें तमाम आ रही थी कि भाई हो सकता है इनके उनके संबंध हो इस तरह, लेकिन वो काफ़ी डिटेल बाद में जांच हुई और कोई ऐसी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया उसमें, उस पूरे प्रकरण में। तो वो बेगुनाह थे और उनको निलंबन की सजा झेलनी पड़ी? नहीं, ऐसे तो प्रशासनिक चीज़ों में बहुत लोगों को होता है, बाद में लोग छूट जाते हैं, बहाल हुए, फिर वो उनकी पोस्टिंग भी हुई और बाद में वो सम्मानित तरीके से रिटायर भी हुए। वो पहले भी एसटीएफ में रह चुके थे, पहले भी स्पेशल फोर्सेस में उन्होंने काफ़ी काम किया था। क्रिटिक्स ने यही कहा कि उनका पहले एसटीएफ में रहना उनके काम आ गया। नहीं, ऐसा अब क्रिटिक तो सभी जगह कहते हैं, और वो मुजफ्फरनगर में भी बहुत लंबे समय तक उन्होंने एज एसएसपी के रूप में अपना योगदान दिया है। जी हाँ, जो इस तरह के महत्वपूर्ण पदों पे रहते हैं लोग, उनके बारे में कुछ न कुछ चीज़ें क्रिटिक्स कहते रहते हैं, कभी वेस्टेड इंटरेस्ट से, कभी किसी अन्य कारणों से।
या कभी हमारे कॉन्शियंस कीपर के तौर पर भी? नहीं, वो तो ठीक है। डेमोक्रेटिक सेटअप में तो राखिए आंगन फुटी छवाए। डेमोक्रेटिक सेटअप में तो क्वेश्चंस भी होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए। जी। मुख्तार अंसारी, चैप्टर नंबर 3, द लास्ट सपर ऑफ मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी एक एप्लीकेशन देते हैं जज साहब को, MP MLA कोर्ट को, और ये कहते हैं कि मुझे खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। क्या कदम उठाए पुलिस ने इस शिकायत के बाद, कोर्ट के ऑर्डर या ऑर्डर से इतर भी? सौरभ जी, ये तो आपको पता है कि जेल पुलिस के अंडर नहीं होती। जी। जेल एक अलग विभाग है। तो जिस व्यक्ति की आप नाम ले रहे हैं वो तो पुलिस का उससे कुछ भी लेना देना नहीं। पर एक बात ये भी है ना सर कि जो जेल के शीर्ष प्रशासन पे बैठे लोग हैं वो सरकार के ही लोग होते हैं। नहीं, सरकार तो रहती ही है और पूरा जेल का अपना महकमा होता है, और जेल DG और प्रमुख सचिव गृह, मतलब कि गृह विभाग से अलग एक अलग कारागार विभाग ही होता है। जी। DG प्रिजन भी होते हैं? हाँ, DG प्रिजन होते हैं। वो एक कार्डर या नॉन कार्डर पोस्ट है, वहाँ एक DG रैंक के अधिकारी होते हैं। कुछ लोग पुलिस से भी डेप्यूटेशन पर रहते हैं, लेकिन उनका एक अलग कार्डर है, बिल्कुल, जिसको वो पूरी तरह से गवर्न करते हैं। तो वो व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी में था ही नहीं, उसके बारे में पुलिस पे सारा चीज दोषारोपण करना, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई, जबकि इस प्रकरण की भी पूरी जुडिशियल इंक्वायरी हुई। ये बताइए कि ऑलरेडी 2 लाइफ कन्विक्शन थे, प्लस 8 कन्विक्शन हो गए थे, तो उसका क्या यूटिलिटी है? वो तो वैसे भी छूटना नहीं था। तो उसका मुन्ना बजंगी किए जाने की जरूरत भी नहीं थी। नहीं, मेरा कहना है कि इससे कुछ गेन किसी को नहीं होना था। मैसेजिंग जाती है ना एक। नहीं, मैसेजिंग के लिए तो मैंने तो वही कहा कि मैसेजिंग कोई बॉलीवुड थ्रिलर तो हो नहीं रहा। सर लगता तो ऐसा ही है, जब अतीक अहमद की कनपट्टी पे सटा के गोली मार दी जाती है और पुलिस की तरफ से एक भी फायर नहीं आता है। देखिए, वो अब पुलिस की फायर, अगर पुलिस फायर करती और जो हत्यारे थे मार देती तो फिर उसमें भी कहानी बन जाती कि साहब देखिए उसको भी मार दिया। तो पुलिस के लिए तो कैच-22 है कि पर यूपी पुलिस तो अच्छी निशानेबाज है ना, ऑपरेशन लंगड़ा होता है, सारे अपराधियों के सिर पांव में गोली लगती है। देखिए, इसमें हर एक केस अलग होता है, जैसे उस घटना में भी हुआ, फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में चीजें हुई, बाद में चीजों को बैठ के एनालाइज करना, और मौके पे जब ऑपरेशन चल रहा हो, गोलियां चल रही हो, उस समय की कार्रवाई में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल सर, अंतर होता है। इसीलिए जो पुलिस के लोग होते हैं जिनको सरकार हथियार देती है, उनकी एक मुकम्मल ट्रेनिंग होती है जी, और नागरिकों का ये हक होता है कि वो चीजों को देख के अपनी राय बनाए। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो जैसे जेल के अंदर की बात थी भाई, 52 या 80 बार संभवतः, मुझे याद नहीं है, मेडिकल इलाज जब भी उसने मांगा, उसको अस्पतालों में, विभिन्न अस्पतालों में चेकअप कराया गया। और इस प्रकरण में भी पूरी मैजिस्ट्रियल जांच हुई, जुडिशियल जांच हुई, और सारे फॉरेंसिक टेस्ट हुए हैं। कार्डियक अरेस्ट ही निकला। हाँ, कार्डियक अरेस्ट है, और हेल्थ रीजंस हैं, एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में कि सफरिंग फ्रॉम these diseases, इसलिए इनको पंजाब से यहाँ न शिफ्ट किया जाए। वो एक अलग कहानी है जिस पर कभी विस्तार से बात होगी कि कैसे मुख्तार अंसारी जैसा माफिया कानूनों का इस्तेमाल करता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो पटियाला की जेल में बना रहे, जहां पूरा एक तंत्र विकसित हो गया था। इस पर भगवंत मान सरकार के मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए थे। उसके नतीजों के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है, हमारी ललन टॉप की टीम इसके बारे में पता करेगी। ये बताइए, दशकों का आपका पुलिसिंग करियर, कुछ अगर आप मुझे उदाहरणों से बता सकें कि 1978 में पहली FIR दर्ज होती है मुख्तार अंसारी के खिलाफ, और मेरे ख्याल से 2022 में पहली सजा होती है, सितंबर 2022। जी बिल्कुल। कैसे बचता था, मोडस ऑपरेंडी क्या थी, कुछ एक केसेस में अगर आप बता सकें हमें।
पहले तो आप ये जानते ही होंगे कि सिटिंग विधायक की भी हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय। 550 राउंड के करीब AK-47 से फायर हुआ था। ट्रक का वो खुला, हाँ, और ओमनी वैन का खुला। ओमनी वैन थी। हाँ, उससे अपराधी निकले। तो जो आदमी इतनी इम्प्यूनिटी से चीजें कर रहा है, जिसको कोई कानून का भय नहीं है, वो उसको कौन सजा दिलाए? पूरे पूर्वांचल में वो जेल में बंद है, वहाँ तालाब खुदवा के मछली पालता है और उस मछलियों को का सेवन करता है। उस पूरे क्षेत्र में कोई भी माइनिंग का पट्टा। मुख्तार की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। कोई कहाँ ये तालाब खुदवाया था, मछली पाली थी? बस संभवतः मऊ है, आजमगढ़ की बात है। अच्छा। हाँ, ताकि जेल में सप्लाई होती रहे। नहीं, वो तो बस चूंकि वैसा रुतबा था, जेल ही हेवन था। अभी भी उसका लड़का जब बंद था तो उसकी पत्नी जेल में चली जाती थी, दिन भर लोग रहते थे। ये कब की बात है? ये अभी 2 साल 2.5 साल पहले की बात। तो इस पे क्या कार्रवाई की? काफी कार्रवाई हुई इसमें, सभी लोग निलंबित हुए जेल में, भाग के मुकदमा हुआ। भर दिन पत्नी भीतर रहती थी? हाँ। वाह साहब। तो जब पूरी व्यवस्था अपनी है तो फिर तो कैसे सजा होगी? कोई भी ठेका, कोई भी पट्टा, कोई भी टेंडर आप बिना ग्रीन सिग्नल के नहीं ले सकते। एक और बड़ा चर्चित प्रकरण है जिसका मैंने जिक्र भी किया। इसमें भी सतीशन की अगुवाई में एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी। 15 अप्रैल 2023 अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ जांच के लिए जा रहे हैं, और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आउट ऑफ अ थ्रिलर। क्या पता चला जांच में उन 3 हत्यारों के बारे में? वो तो मेरे हिसाब से आप जिस क्षेत्र के रहने वाले, वहीं उन्हीं जनपदों के किसी के रहने वाले थे वो। हाँ, उनमें से एक। हाँ, और उनका जो मेन वो मोटिव जो निकल के आया कि फेमस होना चाहते थे, जो भी जिसके बारे में भी काफ़ी चर्चा है वो है। लेकिन जो चीज़ें आई, जो चीज़ें पुलिस से पूछताछ की, और उनका चार्जशीट भी पुलिस ने किया है और उनके ट्रायल भी चल रहे हैं। आर यू टेलिंग मी सर कि लवलेश तिवारी, मोहित सिंह और अरुण मौर्य 3 छुट भैया किस्म के अपराधी आते हैं, एक इतना हाई प्रोफाइल मर्डर करते हैं, उनके पीछे कोई मोटिव नहीं, कोई बैकिंग नहीं, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन, सब चीजें, कोई उनके कॉल ट्रेस में कुछ नहीं आया, कुछ पता नहीं चला कि बैकिंग किसकी थी। बिकॉज इट वॉज रिपीटेडली सेड दैट अतीक अहमद नोज टू मच, और अतीक अहमद के जरिए इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों के तमाम सफेद पोशों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, अपना रसूख कायम किया था, और उसका रास्ते से हट जाना बहुतों के लिए सुभीता था। ये भी बात थी, लोगों ने ये चर्चा की। लेकिन जो पुलिस में पूछताछ में जो अब केस डायरी के काफ़ी माइन्यूट डिटेल तो बहुत सीनियर लेवल पे नहीं पता रहते, लेकिन ये ज़रूर आया था कि ये लोग फेमस होने के लिए इस तरह की घटनाएं इन्होंने की, और इस तरह के पिस्टल और इस तरह की चीज़ें जब अतीक को गुजरात से शिफ्ट किया गया था तो ये भी लिखा गया था कि इस तरह की चीज़ें अक्रॉस द बॉर्डर सप्लाई हो रही हैं। उस समय भी ये बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्तर प्रदेश पुलिस पे लोगों ने लगाया कि साहब आप उसको लेना है, इसको ज़्यादा हम सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। जबकि आपने अभी सुना होगा कि दिल्ली में भी ये बातें, दिल्ली पुलिस ने भी एक बड़ा भारी रैकेट पकड़ा था जिसमें पता चला कि ड्रोन से भी अक्रॉस द बॉर्डर आर्म ड्रॉपिंग हो रही हैं। तो वेपन ग्रे मार्केट में थी, और ये पत्रकार बन के आए थे, और उन्होंने जो घटना की वो तो सभी ने देखा ही था। बड़ा मुश्किल रहता होगा ना सर पुलिस का काम, जितना बताना है उससे कहीं ज़्यादा पचाना है। नहीं, पुलिस का काम तो टफ है ही,
पुलिस का काम तो काफ़ी और सभी लोग के बस का भी नहीं है कि इतना टफ जॉब कोई करे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। इतना जिगरा नहीं होता कि सरवाइव करें, क्योंकि जब वो गोली चलती है तो फिर वो तो किसी को देखती नहीं कि वो किस रैंक का है और किस रसूख का है। While saying this, आखिरी आपको कौन सा ऐसा ऑपरेशन याद आ रहा है जिसमें यू वर ऑन द ग्राउंड एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जहां फायरिंग हुई? वेस्टर्न यूपी के तो आपके कई केसेस हैं इस तरह। हाँ, वेस्टर्न यूपी के ही मोस्ट ऑफ द केसेस हैं जहां हम फील्ड में थे। जी वही। हाँ, तो जब आप फील्ड में रहेंगे तभी इस तरह की चीज़ें होती भी हैं। लास्ट केस आपको कौन सा ऐसा ध्यान आ रहा है? वो एक नायडू करके बदमाश था जो दिल्ली का था, मेरठ गाजियाबाद वाली बेल्ट। हाँ, जो मेन दिल्ली बेस्ड था। उसके साथ बाद में उसने अपना अड्डा मेरठ में बनाना शुरू किया था और उसने बड़े 2 सेंसेशनल मर्डर किए। हम लोगों को सूचना मिली, फिर हम लोगों ने एसएसपी मेरठ और एसएसपी नहीं, मैं एडीजी था। एडीजी, ओके। तो काफ़ी सभी लोग, चूँकि इस तरह की इम्पोर्टेंट सूचना थी और वांटेड चल रहा था, और उसने, आपने सुना होगा कि ये एक फिल्म बॉलीवुड से जुड़े व्यक्ति की बड़ी भारी लूट 3-4 करोड़ रुपए की थी यहाँ दिल्ली में। तो उसके साथ ब्रॉड डे लाइट मुठभेड़ हुई थी, उसमें गोली चली थी, हमारा सीईओ को भी गोली लगी थी। हम लोग भी वहाँ मौके पे थे और काफ़ी था जिसमें वो मारा भी गया था, बदमाश मारा गया था। प्रशांत जी, मैं कई प्रसंग किताब के छोड़ रहा हूँ ताकि दर्शक अपने तय उनको एक्सप्लोर कर सकें, पर एक और आखिरी प्रसंग है जिस पे मैं किताब में, जिसका विस्तार से जिक्र है, पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या का स्नान होता है, भगदड़ होती है। भगदड़ को एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन कभी स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं बताया कितनी जगहों पर भगदड़ हुई। बाद की ललन टॉप ने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया कि 1 से ज़्यादा जगहों पर भगदड़ हुई। उसके बाद बीबीसी ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की। उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है 37 मौतों का। बीबीसी के अभिनव गोयल ने इन्वेस्टिगेशन की और 82 मौतें ऐसी दिखीं जिनको गवर्नमेंट ने किसी तौर पे एक्नॉलेज किया, लेकिन ऑफिशियल डेटा में नहीं आया। मैं ये यूपी का नागरिक होने के नाते मैं जानता हूँ कि पुलिस फोर्स पे बहुत प्रेशर है। अनप्रेसिडेंटेड भीड़ थी, जिस तरीके से देश भर में न्योते बांटे गए थे, इश्तिहार हुए थे, एंटिसिपेशन से कहीं ज़्यादा था। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ बेहतर व्यवस्था कर सकती थी? क्योंकि एक आलोचना ये भी हुई कि भर दिन तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रिव्यू होते रहते थे, तो जो ग्राउंड पे काम होना चाहिए उसके लिए समय ही नहीं बचता था। नहीं, मैं आपको बताऊं, इसके बारे में तात्कालिक रूप से जो सूचना आई थी वो वहाँ के मेला अधिकारी के द्वारा बाकायदा ब्रीफिंग की गई। बाद में भी जो संख्या थी उसके बारे में प्रेस को पूरा ब्रीफ किया गया था। ये हो सकता है कि वहाँ के अधिकारियों के द्वारा उस दिन और बेटर प्रेस ब्रीफिंग की जा सकती थी, लेकिन इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। घटना कितने देर के लिए हुई और उसके बाद से पूरा मौनी अमावस्या का जो स्नान था वो अबाधित चला, चूँकि शाही स्नान भी था, उसमें किसी तरीके से कोई बाधा नहीं आई। हम लोगों ने जो कंटीजेंसी अरेंजमेंट किए थे, आपने देखा होगा कि सारी हमारी एम्बुलेंसेस टाइम से पहुंची एंड विद इन 5 मिनट्स एवरी डेड और इंजर्ड पर्सन वाज रिमूव्ड एंड जो वहाँ व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चलती हुई आपको लगातार दिखी। और जैसे ही कंफर्मेशन मिला था तत्काल बताया गया और उन चीज़ों को किया भी गया और काफ़ी इसके बारे में डिटेल जांच भी हुई। ये बात सही है कि ललन टॉप पे भी ये चीज़ें हुई। उसमें जो चीज़ें दिखाई गई, मैंने उस दिन कहा था कि हर एक शाही स्नान या मुख्य स्नान के बाद से वहाँ एक परंपरा है, कहीं भी जो मेजर स्नान होता है लोग अपने कपड़े छोड़ देते हैं, कपड़े और चप्पल इत्यादि छोड़ देते हैं।
तो जब उसकी सफाई हो रही थी तो लोग उस चीज़ों को भगदड़ से जोड़ा गया, जबकि बहुत सारी जगहों पे जो सफाई हो रही थी उसका भगदड़ के स्थान से कोई लेना देना नहीं था। जो भगदड़ हुआ था वो संगम नोस के पास की बात है, और जो सामान जो घाटों की सफाई हो रही थी वो सभी पूरे घाटों पे सफाई हुई। करीब 4.5-5 किलोमीटर लंबी घाटें थी। सभी लोगों ने, चूँकि उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो सभी लोग जो मुख्य स्नान के दिन अपने कपड़े छोड़ जाते हैं, कपड़े और चप्पल इत्यादि छोड़ जाते हैं। आप वाराणसी में भी जाएं, अभी मैं बाद में उज्जैन भी गया, सभी जगह ये बातें हमने पता की जिज्ञासा के तौर पे। तो होता है सब स्नान के बाद से लोग अपने वस्त्र वहाँ छोड़ देते, कपड़ा चेंज करके। लेकिन उन चीज़ों को भगदड़ से जोड़ना, मुझे लगता है कि इसके बारे में स्थानीय प्रशासन को जरूर थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। नहीं सर, आई डिसएग्री विद दिस। 4 जगह भगदड़ के चश्मदीद मिले मीडिया रप्टों में। संगम नोज की जिसकी आप बात कर रहे हैं, समुद्रकूप चौराहे के पास हल्दीराम का जो एक कन्फेक्शनरी था, स्टेशन, वो दुकान थी। एरावत मार्ग और सेक्टर 18 में कल्प वृक्ष के पास मुक्ति मार्ग चौराहा। आप जो कह रहे हैं कि लोग छोड़ जाते हैं, वो तो पूरे घाट में बिखरे रहते हैं। पूरे घाट में बिखरे रहना और भगदड़ के बाद एक जगह जमावड़ा होना, ये 2 बहुत अलग अलग चीज़ें थी जो रिपोर्टिंग में मिली। और रेलवे स्टेशन से लेके बहुत भीड़ डाइवर्ट की गई, सब चीज़ें हुई, लेकिन हमारे 2 मत हैं। एक, देयर कुड हैव बीन बेटर क्राउड मैनेजमेंट। कई VIPs के लिए जो घाट आरक्षित किए गए थे, मौनी अमावस्या जैसे अति व्यस्त दिन, बाकायदा सूची है कि कौन कौन से माननीय भी उस दिन, जिसमें जज साहिबान की भी एक लंबी लिस्ट है, आए थे। तो वो एक बेटर हो सकता था क्राउड मैनेजमेंट। और बाद की जांच, गलती किसी से भी हो सकती है सर, लेकिन जांच दुरुस्त ढंग से की जाए। अगर प्रेस वाले जो इतने साधन संपन्न नहीं है, वो 82 परिवार खोज सकते हैं। किसी को कैश में पैसा दिया गया, किसी को कुछ कम पैसा, किसी दस्तखत कराए गए, तो सरकार तो सर्वशक्तिमान है, वो तो जांच कर ही सकती है। आपको नहीं लगता है कि इस मामले में चीज़ें बेहतर हो सकती थी? कोई भी व्यवस्था, जैसे पुलिसिंग ही है या कोई भी इतनी बड़ी व्यवस्था जो होती है, उसमें बेहतरी के चांसेस हमेशा रहते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जिस लेवल की व्यवस्था थी और जिस लेवल के भीड़ थे, इससे बेहतर और किसी ने किया हो आज तक विश्व में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इतने लोग तो कहीं नहीं आए पृथ्वी पे। इतना बड़ा समागम जिसमें 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए हों 45 दिनों के अंदर, ऐसा तो कभी देखा नहीं गया था। हाँ, बेटर व्यवस्था और हो सकती है, जिसके लिए आगे जब चीज़ें होंगी या अन्य जगहों पर जब कुंभ के आयोजन होंगे, तो इसमें ज़रूर व्यवस्था बेटर करने की होगी। और टेक्नोलॉजिकल इनपुट, या जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको जो श्रद्धा से ड्रिवन है, फेथ से ड्रिवन है, उनको अगर आप कोई सिक्योरिटी ना दें तो भी उनको, अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हमको स्नान करना है, ऐसे बहुत सारे NRI आए जिन्होंने कोई सुरक्षा नहीं मांगी, कोई चीज़ें नहीं बताई, वो 5 किलोमीटर चले भी, लेकिन उनकी ये श्रद्धा थी कि हमको मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान करना। ऐसे भी उनकी संख्या लाखों में थी, करोड़ों में उस दिन स्नान किया लोगों ने। तो जो लोग फेथ ड्रिवन होते हैं जी, उन पे बहुत सारी लॉजिक काम नहीं करता कि साहब आज, वैसे तो सरकार की तरफ से ये सभी को सूचना दी गई थी कि कोई भी VIP व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसके रिटर्न आदेश सभी को पूरे देश में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इसको वितरित किया गया था। इसके बावजूद उस दिन थे VIP? नहीं, लोग आते, मैंने आपसे कहा कि जो फेथ ड्रिवन लोग हैं, नहीं, वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में है। नहीं, उन्होंने आपने सूचना दे दिया है तो अपना आप जाइए, स्नान करिए, उसमें कोई वो नहीं है। व्यवस्थाएं सारी की गई थी और इस बार घाटों की संख्या भी बढ़ाई गई थी, उनका लेंथ भी बढ़ाया गया था, टेंटेज भी बढ़ाए गए थे। यही एक कारण था जिसके कारण इतने लोग आए भी
वरना आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आप देखेंगे तो वैसे ही टेंट होते थे जिसमें कोई महिलाएं नहीं आती, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कुंभ स्नान के पहले इसको रिडिक्यूल भी किया कि ऐसे ही लोग जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती। नहीं, जो रिडिक्यूल करते हैं वो भारत की परंपरा को नहीं समझते, क्योंकि वो सिर्फ धर्म और आस्था का मामला नहीं, कल्चर का भी मामला है कुंभ का स्नान। यदि आपकी इस विषय में दिलचस्पी है तो दो तो रपटें हैं। एक रपट जो लल्लन टॉप के लिए अभिनव पांडे और मोहन कनौजिया ने की है, उसके लिंक हम आपको देंगे, विस्तार से हमने कवरेज की है। और दूसरी बीबीसी के लिए अभिनव गोयल ने रिपोर्ट की है, ये दोनों आपको खोज कर देखनी चाहिए। और कुंभ का प्रबंधन किस तरह का हो सकता है, यदि इस विषय में आपकी दिलचस्पी हो तो अमेरिका के बॉस्टन में एक कमाल का वैज्ञानिक प्रतिष्ठान है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पर भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रमेश रस्कर। उनका बहुत विस्तार से काम है कि कैसे कुंभ एक अद्वितीय ग्लोबल ब्रांड बन सकता है, व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके उसको टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करके कुछ परमानेंट, कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स आदि इत्यादि बनाकर, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि फिर आप एक पद पर बैठ जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है, तो उसके बाद फिर मर्यादाएं हो जाएंगी बहुत। इतना आपका विस्तृत पुलिसिंग का अनुभव रहा, आजकल बड़े सिनेमा और ओटीटी बनते हैं पुलिस वालों की लाइफ पे, खाकी ऐसा वैसा कई इस तरह के, आपको कभी अप्रोच किया गया? नहीं, अभी तो इस तरह की कोई बात किसी आपकी पर्टिकुलर कहानी के लिए? नहीं, मुझे तो किसी ने भी अप्रोच नहीं किया। अच्छा, आपकी मूंछों पर बड़े मीम बनते हैं और पुलिस विभाग में एक नाम लेके आपको बोला जाता है पीठ पीछे, विनोद में ही, रिडिक्यूल करने के लिए नहीं। वो आप तक भी पहुंचती है वो बातें? हाँ, नहीं, हाँ, ये तो पहुंचते ही हैं। क्या बोलते हैं लोग आपको? नहीं, अब वो तो बहुत सारे सबऑर्डिनेट ने रखना भी शुरू कर दिया। हाँ, इस तरह से तो उसकी चीज़ें तो लोग कहते ही रहते हैं। तो ये कैसे शुरू हुआ सिलसिला? नहीं, मैंने आपको पहले भी जी मुझे ध्यान है, पर मैं चाहता हूँ कि आप रिपीट कर दें, क्योंकि किसी से भी चर्चा करिए। देखिए, मेरा मूल कैडर तो तमिलनाडु है। हाँ, वहाँ इन चीज़ों का बहुत अच्छा रिवाज है। हाँ। और इसमें और मैं साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु में पोस्टेड भी रहा जी। तो वहाँ इसकी बड़ी, आज आपने सुना होगा ये कुदमकुलम प्लांट जो है जी, न्यूक्लियर प्लांट, वो मैं हमारे सब डिवीज़न जहाँ मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी वहाँ ही ये कोस्टल एरिया में है। उस समय ज़मीन एक्वायर हो रही थी उसके लिए, तो वहाँ इस तरह का बड़ा कल्चर था। हो सकता है कि उस समय की साइकी में हो, तो फिर हमने यहाँ रखना शुरू कर दिया। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, आपने ये कहा तो यू कैन रिफ्यूज टू आंसर बिकॉज दिस इज बिट पर्सनल एज वेल, कि क्या जब पति पत्नी दोनों सिविल सर्वेंट हों और एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पर चला जाए, तब दूसरे को उसकी एक प्रशासनिक कीमत चुकानी पड़ती है। आपकी पत्नी डिम्पल वर्मा उत्तर प्रदेश काडर की प्रतिष्ठित IAS ऑफिसर। ये बात कई जगह कही गई कि चूंकि प्रशांत जी लगातार ADG लॉ एंड ऑर्डर फिर DGP रहे, इस वजह से डिम्पल जी को उतनी अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली सेम सरकार में। डू यू एग्री विद दिस? मुझे ये जब पोस्टिंग इत्यादि की बातें बहुत इनिशियल फेजेस में रहती हैं, जिसका बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, बाद में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। और बस गाड़ी चलती रहे ठीक से, आज के ज़माने में यही बहुत है। और मुझे तो लगता है कि उसके कारण मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिला और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता रहा, जिसके कारण मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरीके से किया। जाते जाते दो बातें, पहली कि आप जिन अधिकारी को, पूर्व अधिकारी को सुन रहे थे, वो 4 बार वीरता पुरस्कार पाए हुए हैं, पहली चीज़, वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर। और दूसरी बात, हम और आप इनकी इस संतोषम परमम धनम या संतोषम परमम सुखम की बात से कतई सहमत नहीं है। अगर ऐसा होता तो IAS अधिकारियों के बीच PS टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी CMO में, या चीफ सेक्रेटरी
या और तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके सेक्रेटरी बनने को लेके लामबंदी, या फिर जो आईपीएस हैं उनके बीच एडीजी एसटीएफ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर या फिर डीजी बनने को लेकर इतना लोभ नहीं होता। मोह माया है, सबकी अपनी अपनी व्याख्यान है, लेकिन आपने इतना समय दिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये किताब है द एनफोर्सर एंड आईपीएस ऑफिसर्स वॉर ऑन क्राइम इन इंडियाज बैडलैंड्स, अनिरुद्ध मित्रा ने लिखा है, जगरनॉट ने पब्लिश की है। और इसी किताब के चलते हमारी एक बार फिर से आपसे बातचीत हुई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। 10 दिसंबर आखिरी तारीख है आवेदन की, याद रखिएगा। आप देख रहे हैं किताब वाला।